कहते हैं कि मनुष्य के जीवन में कुछ हिस्से, कुछ अंग ऐसे होते हैं जिनके बिना उसका वजूद, उसका महत्व पॉसिबल ही नहीं है। जैसे आपका हार्ट, आपका दिल, अगर वो है तो तुम जिंदा हो, और अगर वो ना है तो तुम मृत हो। तो तुम्हारे जिंदा और मृत्यु के बीच का एक अहम हिस्सा है आपका दिल। वैसे ही हमारे इस इंग्लिश लैंग्वेज में सेंटेंस का अहम हिस्सा होता है वर्ब। तो आज की कहानी वर्ब के नाम, और आने वाली इन 2 क्लासेस में मैं आपको वर्ब के बारे में बहुत अच्छे तरीके से एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन यहाँ एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो मैं चीज़ों पर बात करूँगा ही करूँगा, लेकिन उससे बढ़कर के अगर मैं आपको इस क्लास की इम्पोर्टेंस को परिभाषित करना चाहूँ तो मैं ज़रूर कहूँगा कि ये आने वाली दोनों क्लासेस आपके आगे की, या मैं यूं कहूं कि इस व्याकरण के हर कॉन्सेप्ट की नींव मजबूत करने में अहम पत्थर, यानी कि मील का पत्थर साबित होने वाली है। क्योंकि वर्ब के बिना इस व्याकरण का हर पार्ट अधूरा है। तो आप सभी लोगों का स्वागत, अभिनंदन, घड़ी खम्मा आप सभी लोगों को आज के इस सेशन में, जहां मैं आपका सारथी बेरोजगारी के इस महारण क्षेत्र में आप सभी की सफलता के रथ को बड़ी मजबूती से थामे हुए एक खूबसूरत से और नए सेशन में आप सभी का स्वागत, अभिनंदन करता हूं। आज हम, जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे, हम चर्चा करेंगे, हम बात करेंगे वर्ब को लेकर के, जिसे हम हिंदी में क्रिया कहते हैं। और मैंने यहाँ एक लाइन लिखी है, द हार्ट ऑफ सेंटेंस, यानी कि किसी भी वाक्य का हृदय होता है। ये ध्यान रखना भाई, अगर ये सेंटेंस है तो ये आपकी वर्ब है। तो हम आज वर्ब पर चर्चा करेंगे। तो साथियों, वर्ब होती क्या है, शुरुआत करेंगे इसके डेफिनेशन के साथ। तो मैं कहूंगा अ वर्ड और अ फ्रेज, अ वर्ड और अ फ्रेज शो, जो कि शो करता है एक्शन, स्टेट एंड पोजीशन इन अ सेंटेंस, इन अ सेंटेंस। यानी कि किसी भी वाक्य में प्रयुक्त वो शब्द या वो फ्रेज जो सेंटेंस में एक्शन शो करे, स्टेट को शो करे या पोजीशन को शो करे, उस वर्ड या उस फ्रेज को वर्ब कहा जाता है। आई बात समझ में? नहीं आई, मैं इसको हिंदी में भी बता देता हूं ताकि मेरे जो हिंदी प्रिय भाई बहन हैं उनके लिए ये क्लास उतनी ही वैल्यूबल हो सके जितना आप सभी के लिए है। और मुझे अक्सर कई जने कहते हैं कि आप इंग्लिश लैंग्वेज के शिक्षक हैं, आप इंग्लिश लैंग्वेज के टीचर हैं, लेकिन आपका कंटेंट, आपकी जो शैली है, आपका जो माध्यम है, वो हिंदी में ज़्यादा रहता है। भैया ऐसा क्यों है? तो मैं हमेशा कहता हूं कि मेरा फोकस या मेरा टारगेट वो शहर या वो टाउन में रहने वाला बच्चा नहीं है जिसने शुरुआत से कॉन्वेंट स्कूल देखा हो, जिसने शुरुआत से प्राइवेट स्कूल्स देखे हो, जिसने शुरुआत से इंग्लिश मीडियम स्कूल्स देखे हो। मेरा टारगेट राजस्थान के दूर दराज धोरों के ऊपर बने झोपड़ियों के दूर दराज जो धोरे हैं, उन धोरों पर जो झोपड़ियां बनी हुई है, उनके अंदर पढ़ने वाला, उनके अंदर बुनने वाले, सपने बुनने वाले बच्चों के लिए है। और मैं इसीलिए कहना चाहूंगा यहां पर कि मैं हमेशा उन बच्चों को टारगेट करता हूं। मैं अपने आप को एक चीज हमेशा कहता हूं कि मेरा इस भाषा का शिक्षक बनना तब सफल होगा, साकार होगा, सार्थक होगा, जब मैं राजस्थान के दूर दराज धोरों पर बनी झोपड़ियों में सपने देखने वाले उन बच्चों के, उन भाइयों के, उन बहनों के सपने पूरे करने में अहम किरदार निभाऊंगा।
क्योंकि मेरे लिए या आपके लिए इंग्लिश लैंग्वेज हो सकता है उतनी मुश्किल नहीं हो सकता है कि हम इस भाषा को अच्छे से समझ पाए, लेकिन एक वो भाई, एक वो बहन जिसे स्कूल भी बड़े मुश्किल से नसीब होती है और तमाम काबिलियत होने के बावजूद भी वो अपने सपनों को पूरा नहीं कर सकता सिर्फ इस लैंग्वेज की वजह से। तो जब तक मैं इस भाषा में अपनी बातों को उन तक नहीं पहुंचा पाऊंगा, तब तक वो मैं क्या मुझसे बेहतर पढ़ाने वाले भी आ जाएंगे, लेकिन उस बच्चे के लिए इस क्लास का कोई अहमियत नहीं रहेगा। इसलिए मैं ज़्यादातर चीज़ें हिंदी में बात करता हूँ। मैं हमेशा अपनी भाषा के अंदर चीज़ों को समझाने की कोशिश करता हूँ ताकि वो बच्चा, वो विद्यार्थी, वो भाई, वो बहन मेरी क्लास से जुड़ सके और अपने सपनों को पूरा करने में मेरी क्लास उसके लिए एक अहम किरदार निभा सके। तो मारो टारगेट मारा वे भाईडा है, मारी वे बहना है जो धोरा में बैठा है, सपना देख रिया है और तमाम काबिलियत वेनारे बावजूद भी उनारा सपना पूरा नहीं रह सके सिर्फ इन भाषारी वजहों, क्योंकि इन भाषारा कॉन्सेप्ट, इन भाषारी जो इन भाषारा जो इम्पैक्ट है वे लोग आ चीज कौन समझ सके। और अगर मैं मारी बात उन्होंने 70% भी समझा पाऊं हिंदी रे माध्यमों या मारवाड़ी रे माध्यमों या मारा और किन्हीं तरीकों, तो मैंने एडो लागी कि मैं शायद एक बहुत बड़ो काम कर रही हूं हमारे जीवन में। तो जिसको आता है उसको पढ़ाना, उसको समझाना बड़ी बात नहीं है। जिसको नहीं आता, जो जूझ रहा है, जो परेशान है, उसे ये लैंग्वेज अगर मैं सिखा पाऊंगा तो मुझे लगेगा कि इस जन्म में शिक्षक का जो दायित्व ऊपर वाले ने मुझे दिया है वो कहीं ना कहीं मैंने पूरा किया है। इसलिए मेरा कंटेंट ज़्यादातर हिंदी में होता है, मेरा समझाने का लहजा हिंदी में होता है और मेरे तमाम जो चीज़ें, तमाम जो कॉन्सेप्ट मैं आपके साथ साझा करता हूँ वो हिंदी भाषा में होते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको कहूँगा कि क्रिया वह शब्द या वाक्यांश है जो वाक्य में प्रयुक्त होकर अवस्था प्रयुक्त होकर क्रिया, घटना, अवस्था, पहचान, स्थिति, स्थिति, स्वामित्व व अधिकार, स्वामित्व व अधिकार प्रस्तुत कर सके। यानी कि क्रिया, वर्ब वो एलिमेंट होता है जो सेंटेंस में यूज होकर, सेंटेंस में प्रयुक्त होकर किसी भी सब्जेक्ट की पहचान, किसी भी सब्जेक्ट की अवस्था, किसी भी सब्जेक्ट की स्थिति, किसी भी सब्जेक्ट का किसी वस्तु पर स्वामित्व, अधिकार, या यूं कहो कि किसी भी कार्य, किसी भी घटना का वर्णन कर सके, घटना के बारे में जानकारी प्रदान कर सके, उस एलिमेंट या उस चीज को, उस पार्ट को हम क्या कहेंगे? वर्ब कहेंगे। ये वर्ब की डेफिनेशन है। तो वर्ब एक सेंटेंस में क्या क्या काम करती है? पहली बात तो ये ध्यान रखना कि सेंटेंस में वर्ब सिर्फ एक वर्ब नहीं होती है, एक वर्ड नहीं होता है, सॉरी, वो एक फ्रेज भी हो सकती है। पहली बात तो ये। दूसरा ये ध्यान रखना है कि वो वाक्य के अंदर
किसी भी क्रिया, घटना, अवस्था, पहचान, स्थिति, स्वामित्व व अधिकार को प्रस्तुत करती है, अधिकार को प्रस्तुत कर सके, उसे हम क्या कहेंगे? क्रिया कहेंगे, वर्ब कहेंगे मेरे भाई। तो वर्ब के मुख्य कार्य क्या है? अगर कोई पूछ ले कि वर्ब के मुख्य कार्य कौन कौन से हैं, तो आप कहोगे कि वो क्रिया बताती है, घटना बताती है, अवस्था बताती है, पहचान बताती है, स्थिति बताती है, स्वामित्व बताती है और अधिकार बताती है। और ये सारी चीजें जो शो करे सेंटेंस में, उसी को हम वर्ब कहते हैं मेरे भाई। उसको हम क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं। अब हम चलते हैं आगे। अब देखो, यूं तो वर्ब के कई सारे अलग अलग रूप हैं और उनको समझने के लिए कई सारे एग्जाम्पल्स की आवश्यकता होती है, लेकिन मैंने ये कहा कि मैं यहाँ कम समय के अंदर, कम क्लासेस के अंदर मुख्य चीज़ों पर बात करने के लिए आपके बीच में आता हूँ और तमाम चीज़ों पर चर्चा करने के लिए मुझे एक उतना समय जो मेरा स्लॉट है वो मुझे चाहिए, और वो हम बहुत जल्द एक सीरीज के माध्यम से यूट्यूब पर बेहद जल्द आपके बीच में लाने वाले हैं। तो उससे जुड़िएगा जरूर आप लोग। तो अब देखो, मैं यहाँ आपको एक एक अलग अलग तरह से वर्ब को एक्सप्लेन करता हूँ। अब यहाँ पर हम अलग अलग टाइप में वर्ब के प्रकार पढ़ने वाले हैं भाई, ठीक बात है? चलो, तो वर्ब का जो पहला टाइप है ना, टाइप 1, वर्ब का पहला टाइप जो है वो है टाइप 1। उसके अंदर हम वर्ब को दो भाग में बांट रहे हैं, ध्यान रखना भाई, क्लियर है? चलो, उस पहले भाग के अंदर हम क्या कहेंगे? पहले भाग के अंदर हम कहेंगे ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब, जिसे एक्शन वर्ब भी कहते हैं, जिसे एक्शन वर्ब भी कहते हैं। अब यहां ध्यान से देखना, ऑक्सिलरी वर्ब दो प्रकार से बढ़ती है। कितने? दो प्रकार से बढ़ती है ऑक्सिलरी वर्ब। एक होती है हेल्पिंग वर्ब, एक होती है मोडेल वर्ब। क्लियर? हेल्पिंग वर्ब का काम क्या होता है? वाक्य में प्रयुक्त टेंस, पर्सन, नंबर की जानकारी देना। हेल्पिंग वर्ब का काम होता है सेंटेंस में यूज, कि भाई वाक्य में कौन सा टेंस है, वाक्य में जो सब्जेक्ट यूज हुआ है वो कौन से पर्सन से रिलेट करता है। हमने प्रोनाउन में पर्सन पढ़े थे, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, उसमें से वो कौन सा पर्सन है। इसके अलावा नंबर कौन सा है, यानी कि सब्जेक्ट एक वचन है या बहुवचन है। इन सारी चीज़ों की जानकारी आपको कौन सी वर्ब देती है? हेल्पिंग वर्ब देती है। तो हेल्पिंग वर्ब वो वर्ब है जो सेंटेंस में यूज होकर के आपको सेंटेंस के टेंस की जानकारी देती है, सेंटेंस के पर्सन की जानकारी देती है और सेंटेंस में प्रयुक्त सब्जेक्ट के नंबर यानी एक वचन या बहुवचन के बारे में भी जानकारी देती है। आई बात समझ में आपको यहां तक की? चलिए ठीक है। मॉडेल क्या करते हैं? मॉडेल जो है वो वाक्य के भाव यानी कि वाक्य के इमोशन, मैनर व मोडालिटी को शो करते हैं, यानी मॉडेल वो ऑक्सिलरी वर्ब होती है जो सेंटेंस में प्रयुक्त इमोशन, मैनर और मोडालिटी को शो करते हैं। अब मैं इसके बारे में ज़्यादा लंबी चौड़ी बातचीत नहीं करूंगा क्योंकि इसको लेकर के मैंने 2 क्लासेस आपके बीच में छोड़ रखी है।
पीछे जाइएगा, हमारा जो प्लेलिस्ट है उसे ओपन कीजिए आप, और उसमें आपको मॉडेल की दोनों क्लासेस देखना, आपको बहुत अच्छी लगेगी, इस चीज़ की गारंटी मेरी है। आई बात समझ में? तो ये ऑक्सिलरी वर्ब और हेल्पिंग वर्ब दोनों मॉडेल का एक टाइप होता है। अगर आप कहोगे भैया एग्जाम्पल के साथ में अगर बता देते तो चीज़ें आसान हो जाती, तो भैया देखो बड़ी सिंपल सी बात है, जैसे डू, डज, डिड, इज, आर, एम, वॉज, वर, हैज, हैव, ये सारी जो हेल्पिंग वर्ब्स आप देखते हो, विल, शैल, जो भी है, ये सब आपकी ऑक्सिलरी वर्ब होती है। इसके अलावा जैसे कैन, कुड, मे, माइट, है ना, विल, शैल भी आता है इसमें, मॉडेल में पढ़ा था, है ना, मस्ट, ऐसे करते करते टोटल 13 होते हैं, हमने पढ़ा है मॉडेल में आपको। ये आपके वर्ब का ही पार्ट है, और मैंने उस वक्त आपको कहानी सुनाई भी थी। उसके बाद आता है मेन वर्ब या एक्शन वर्ब। वह वर्ब जो वाक्य में किसी कार्य, घटना का वर्णन करे, यानी कि वो वर्ब मेन वर्ब कहलाती है जो सेंटेंस में कोई एक्शन शो करे, इंसिडेंट शो करे, है ना, कार्य घटना का वर्णन करे, जैसे प्ले, खेलना, जैसे कुक, पकाना, है ना, जैसे सी, देखना, है ना, जैसे स्पीक, ऐसे, जैसे थ्रो। आई बात समझ में? जैसे राइट, जैसे ड्रिंक, और ये बहुत सारी है, ठीक है ना। तो जो हमारे एक्शन को बताए, हमारे कार्य को बताए, हमारी घटना को बताए, इसी इंसिडेंट को बताए, वो आपकी एक्शन वर्ब होती है, यानी कि मेन वर्ब होती है। तो ये है आपके वर्ब का पहला टाइप, जिसमें हमने वर्ब को ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब के अंदर डिवाइड किया। मैंने उनके एक एक एग्जाम्पल भी आपको बताए हैं, और मैं कह रहा हूं कि हमें यहाँ इस टॉपिक को सिर्फ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोचना है, बल्कि संपूर्ण व्याकरण के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, क्योंकि कई बार हम जाते हैं और वर्ब में फंस जाते हैं। तो हमें फंसना नहीं है, हमें उन चीज़ों से बाहर निकल करके एक बेहतर तरीके से वर्ब को समझने की कोशिश करनी है। अब हम चलते हैं वर्ब के अगले पार्ट की तरफ, टाइप 2। मैं आपको सारे अलग अलग टाइप्स में वर्ब पढ़ाऊंगा, और आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा ये कंटेंट तैयार करना। यहां मैं टाइप 2 आपको बताता हूं, जहां पर मैं वर्ब को फिर 2 भागों में डिवाइड करने वाला हूं। कितने? 2 भागों में वर्ब को बांटा है मैंने, फिर से एक बार पुनः आपके बीच में। इस बार मैं वर्ब को बांट रहा हूं स्टेट वर्ब और पजेसिव वर्ब। स्टेट वर्ब और पजेसिव वर्ब कौन कौन सी होती है? स्टेट वर्ब वो होती है जो सेंटेंस में प्रयुक्त होकर के कर्ता की अवस्था, स्थिति व पहचान शो करे, पहचान शो करे। दूसरा पजेसिव, वह वर्ब जो वाक्य में कर्ता का किसी दूसरी नाउन पर
स्वामित्व, अधिकार शो करे। यानी स्टेट वर्ब वो वर्ब होती है जो सेंटेंस में कर्ता की स्थिति बताती है, कर्ता की पहचान बताती है, कर्ता को कहीं ना कहीं यूं कहें कि भाई उसकी अवस्था को हमारे साथ में साझा करती है। जबकि पजेसिव सेंटेंस में पजेशन, क्योंकि पजेसिव शब्द ही पजेशन से बनता है यानी अधिकार, तो ये सेंटेंस में हमेशा अधिकार ही प्रस्तुत करेगी। ये वाक्य में क्या करेगी? अधिकार बताएगी। तो स्टेट बताने वाली कौन सी होती है मैं आपको बता दूं। देखो, जैसे जब भी हम सब्जेक्ट के साथ में प्रेजेंट के अंदर इज आर एम का यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, पास्ट में वॉज या वर का यूज करेंगे, और फ्यूचर में विल बी शैल बी का यूज करेंगे। और इसके बाद में अगर यहाँ पर कोई भी नाउन या नाउन फ्रेज अगर यूज है, नाउन फ्रेज क्या है? ये हमारी जो फर्स्ट हमारी क्लास है ना, बेसिक्स वाली क्लास, उस बेसिक वाली क्लास के अंदर मैंने नाउन फ्रेज को भी बहुत अच्छे से बताया है। इवन कि मैंने नाउन वाली क्लास में भी बताया, तो आप जाकर के नाउन की क्लास को ऑब्जर्व करना, आप समझ जाओगे कि नाउन या नाउन फ्रेज क्या होता है। तो जब कभी भी किसी भी सेंटेंस में आप इज आर एम के साथ या वॉज वर के साथ या विल बी शैल बी के साथ में नाउन या नाउन फ्रेज लगाते हो, तो इस नाउन या इस नाउन फ्रेज पर हमारे इस सब्जेक्ट का अधिकार, ये क्या कहते हैं, ये इसकी पहचान बताएगा, ये पहचान बन जाता है इसकी। ध्यान रखना, क्या बन जाएगा? पहचान। जैसे एग्जाम्पल दिखाऊं मैं आपको, जैसे मैंने कह दिया कि रोहित is the captain, रोहित is the captain of the team, रोहित इस टीम का कैप्टन है। तो अब आप देखो जरा कि रोहित जो है ये एक सब्जेक्ट है, और आपने यहाँ लगा दिया बी, मतलब इसको स्टेट। अच्छा, इसके दो और नाम है, ध्यान रखना, इसको स्टेट वर्ब के अलावा दो और नाम से भी जानते हैं। इसको बी फॉर्म भी कहते हैं, स्टेट वर्ब को बी फॉर्म, और इसका दूसरा नाम है लिंकिंग वर्ब। आपको कई सारी बुक्स में ये इन नाम से भी जानी जा सकती है ना, लिंकिंग वर्ब। तो लिंकिंग वर्ब कहो तो, या बी फॉर्म कहो तो, या स्टेट फॉर्म कहो तो, तीनों एक ही है ये, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो तुम्हारा ये लिंकिंग वर्ब है, स्टेट फॉर्म है ये, तो मैं यहाँ लिख दूँ एस वी यानी स्टेट वर्ब। अब ये रोहित को बता रही है कैप्टन, कैप्टन एक तरह का नाउन ही है ना, तो ये देखो ये नाउन, और द लगाया तो नाउन फ्रेज हो गई। क्या हो गई? फ्रेज। अब यहां पर इज लगाने से रोहित की पहचान कैप्टन के तौर पर बताई जा रही है। देखो, रोहित इज द कैप्टन। कैप्टन कौन है? रोहित है। रोहित क्या है? कैप्टन है। तो बी फॉर्म हमेशा आपको सब्जेक्ट की पहचान बताएगी, उसकी स्थिति बताएगी, उसकी अवस्था बताएगी। जैसे हम यहां और ये कह सकते हैं, जैसे कुछ एग्जाम्पल और मैं आपको बता सकता हूं यहां। जैसे देखो आप, जैसे आपने कह दिया राम वॉज द किंग ऑफ अयोध्या। राम वॉज द किंग ऑफ अयोध्या। अयोध्या, सॉरी, अयोध्या, ये दीजिए। तो अब आप देखो जरा, राम यहां सब्जेक्ट है, आपने लगा दिया एस वी, स्टेट वर्ब। तो राम की पहचान हो गई क्या? द किंग, राजा। तो ये एक तरह से क्या है? पहचान है, आइडेंटिफिकेशन है। ये किसका? राम का। राम कौन है? द किंग। किंग कौन था? राम था। तो वॉज लगाओगे तो पास्ट की अवस्था या स्थिति बताएगी या पहचान बताएगी। इज आर एम लगाओगे तो वर्तमान की स्थिति, अवस्था या पहचान बताएगी। और विल बी शैल बी लगाओगे तो ये फ्यूचर की अवस्था या स्थिति या पहचान बताएगी। कौन?
स्टेट वर्ब। अब आते हैं पजेशन पर। पजेशन का फंडा बहुत सिंपल सा है। यहां सब्जेक्ट के साथ में वर्तमान में लगता है हैज हैव, भूतकाल में लगता है हैड, और फ्यूचर में लगता है विल शैल के साथ हैव। और फिर यहां वापस आपको या तो मिलेगा नाउन या मिलेगा नाउन फ्रेज। क्या? या तो नाउन या नाउन फ्रेज। तो ये जो यहां पर जो नाउन आएगी ना, ये स्वामित्व होगा, अधिकार बताएगा। स्वामित्व कह दो या अधिकार कह दो। किसका? सब्जेक्ट का इस चीज पर अधिकार बताएगा ये लो। और जो जो लगाओगे उस सेंटेंस उस टेंस का बताएगा। जैसे आपने कह दिया आई हैव अ बिग कार, तो अब आप देख लो जरा, यहां पर बहुत सिंपल सी बात है। अ बिग कार एक नाउन फ्रेज हो गई। एक दो तीन, तीन शब्द है और नाउन का काम कर रहे हैं, तो ये नाउन फ्रेज है। हैव लगा दिया आपने आई के साथ। तो अब यहां आई हैव अ बिग कार मतलब मैं एक बड़ी कार नहीं हूं, मेरे पास एक बड़ी कार है। आई एम अ डॉक्टर मतलब मैं डॉक्टर हूं। आई हैव अ बिग कार मतलब मेरे पास एक बड़ी कार है। तो जब तुम एम लगाओगे तो आई की पहचान बताएगा एक डॉक्टर के तौर पे, और जब तुम हैव लगाओगे तो उसके पास कार बताएगा। तो ये कह रहा है आई हैव अ बिग कार मतलब मेरे पास एक बड़ी कार है। ये सब्जेक्ट, ये आपकी पजेसिव वर्ब, और ये हो गई तुम्हारी नाउन फ्रेज। और इस नाउन फ्रेज पर स्वामित्व किसका? इस आई का। आई समझ में बात? बस ये ध्यान रखना है। जैसे शी हैड अ ब्लैक डॉग। अब यहां देखा जाए तो फिर नाउन फ्रेज यूज हुई है। अ, ब्लैक और डॉग तीनों मिलकर के फ्रेज बना रहे हैं। तो भैया ये नाउन फ्रेज है, ये देखो। और यहां शी हैड है पजेसिव वर्ब पीवी, और ये सब्जेक्ट। तो शी हैड अ ब्लैक डॉग का मतलब कि उसके पास एक ब्लैक डॉग था, उसके पास एक काला कुत्ता था। तो स्वामित्व बताया जा रहा है, अधिकार बताया जा रहा है। ये वर्ब के अलग दो और टाइप मैंने आपके साथ साझा किए हैं। आई बात समझ में आपके सिंपल तरीके से? उम्मीद करूंगा कि आपको नाउन वर्ब का पहला टाइप और वर्ब का दूसरा टाइप अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम आपको लेकर चलते हैं वर्ब के तीसरे टाइप की तरफ, टाइप 3। कौन सा? टाइप 3। टाइप 3 के अंदर मैं वर्ब को फिर बांट रहा हूं। देखो, टाइप 3 में मैंने वर्ब को फिर बांटा। किस में बांटा? मैंने बांटा ट्रांजिटिव वर्ब और इन ट्रांजिटिव वर्ब। हिंदी में इनको कहते हैं सकर्मक क्रिया और अक्रमक क्रिया। सकर्मक, अकर्मक। फिर भी पता नहीं भैया, समझ में नहीं आया, बताता हूं भाई मैं, मेरे भाई बहनों को परेशान नहीं होना है। ट्रांजिटिव वर्ब वह वर्ब जिसके बाद वाक्य में व्हाट व whom के आंसर के तौर पर
आंसर के तौर पर ऑब्जेक्ट प्रस्तुत हो। ऑब्जेक्ट प्रस्तुत हो। और अकर्मक यानी वह वर्ब जिसके बाद वाक्य में ऑब्जेक्ट शो न हो, बल्कि एडवर्बियल पार्ट ज्यादातर प्रेपोजिशन से स्टार्ट होता है। एडवर्बियल पार्ट आई। देखो मैंने दो चीजें लिखी है, सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया वो जिसके बाद सेंटेंस में ऑब्जेक्ट रूपी पुष्प खिले। ट्रांजिटिव वर्ब वो उपजाऊ भूमि होती है जिसके बाद वाक्य में ऑब्जेक्ट रूपी पुष्प खिलते हैं। जबकि इंट्रांजिटिव वर्ब वो बंजर भूमि है जहां कितनी भी मेहनत कर लो ऑब्जेक्ट रूपी पुष्प नहीं खिलते। वहां अक्सर आपको एडवर्बियल दिखाई देगा। एडवर्बियल पार्ट में क्या क्या आता है? वो हिस्सा जो आपको प्लेस बताए, यानी कि जगह बताए, टाइम बताए, है ना, आपको रीजन बताए, कारण, आपको रिजल्ट बताए, परिणाम, आपको पर्पस बताए, उद्देश्य, कोई कंडीशन बताए, स्थिति। तो जो पार्ट या जो हिस्सा आपको सेंटेंस में प्लेस की जानकारी दे, टाइम की जानकारी दे, रीजन की जानकारी दे, रिजल्ट की जानकारी दे, पर्पस की जानकारी दे, कंडीशन की जानकारी दे, उस पार्ट को हम एडवर्बियल कहते हैं। तो इंट्रांजिटिव वर्ब वो होती है जिसके तुरंत बाद एडवर्बियल आता हो सेंटेंस में। और इसकी पहचान कैसे करेंगे? तो ज्यादातर आपको ये हमेशा प्रेपोजिशन से शुरू हुआ मिलेगा। इसकी शुरुआत हमेशा किसी न किसी प्रेपोजिशन से होगी। तो मैं यहां यह भी कह सकता हूं, ध्यान से सुनना, मैं ये भी कह सकता हूं कि अगर किसी वर्ब के तुरंत बाद प्रेपोजिशन आ जाए सेंटेंस में तो वो इंट्रांजिटिव वर्ब होगी। क्या होगी? इंट्रांजिटिव वर्ब। जैसे आई गो टू स्कूल, तो देखो गो के तुरंत बाद टू आ रहा है, मतलब गो यहां इंट्रांजिटिव है। और ट्रांजिटिव वर्ब वो होगी जो सेंटेंस में व्हाट या हुम के तौर पर आपको क्या देगी? ऑब्जेक्ट। एक बात का ध्यान रखना, व्हाट और हुम का जो आंसर होता है ना, वो ही ऑब्जेक्ट होता है। यानी कि जब भी आप वर्ब से वर्ब के ऊपर जाकर के जब भी आप दो सवाल पूछोगे व्हाट या हुम, उसका जो आंसर आएगा ना वो ऑब्जेक्ट होगा। मैं आपको बताता हूं कैसे। देखो, जैसे मैंने कह दिया राम प्लेज द सितार। अब ध्यान से देखना, वर्ब है प्लेज, राम हो गया सब्जेक्ट। अब ये द सितार ऑब्जेक्ट है या नहीं है, इसकी जानकारी कैसे लेंगे हम? तो राम प्लेज, राम बजाता है क्या? तो देखो ये क्या यानी व्हाट का आंसर है। राम बजाता है क्या? द सितार। इसका मतलब कि ये ऑब्जेक्ट है आपका। ध्यान रखना मेरे भाई, क्योंकि ये क्या के आंसर से निकल करके आ रहा है। जैसे आई कॉल्ड हिम। अब यहां ध्यान से देखो वापस, आई कॉल्ड ये वर्ब, मैंने पुकारा क्या? नहीं, किसे? तो ये देखो ये किसे का जवाब आया, किसे यानी हुम। इसका मतलब हिम यहां ऑब्जेक्ट है। तो जो क्या का आंसर दे दे, जो हुम का आंसर दे दे, वो आपका क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और जो वर्ब, जिस वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आपको मिल जाता हो,
वो वर्ब आपकी क्या रहेगी, ट्रांजिटिव वर्ब। तो कोई पूछ ले इस वाक्य में कि प्लेज क्या है, तो बता देना ट्रांजिटिव वर्ब है। और तुम्हारे बीएसटीसी, पीटीईटी, इवन की रीट और एलडीसी लेवल के अंदर इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जहां वर्ब को अंडरलाइन करके पूछा जाएगा कि ये ट्रांजिटिव वर्ब है या इनट्रांजिटिव वर्ब है। तो इस तरीके से आप पता कर सकते हो। अब आते हैं हम यहां, अब हम यहां पर थोड़ी चर्चा करते हैं। देखो यहां मैं आपको एक सेंटेंस लिख कर देता हूं, बताना। देखिए जैसे मैंने कह दिया आई गो टू स्कूल। अब क्या ये ट्रांजिटिव वर्ब है या नहीं है, पता करते हैं। देखो सब्जेक्ट ये गो, आई गो मैं जाता हूं, क्या नहीं, कहां नहीं, क्या नहीं, किसे नहीं, कहां। तो यह आपके कहां का आंसर दे रहा है, और कहां हमेशा जगह बताता है। कहां बताएगा, जगह। तो यह आपका क्या हो गया, एडवर्बियल। क्योंकि मैंने क्या कहा था कि जो पार्ट जगह बताएगा, टाइम बताएगा, वो एडवर्बियल पार्ट कहलाएगा आपका। तो ये यहां आपका क्या हो गया, एडवर्बियल पार्ट हो गया। अब दूसरी बात ये जो मैंने बताया कि अगर कहीं पर भी वर्ब के तुरंत बाद एडवर्बियल आ जाए, जैसे ये आपकी वर्ब है, इसके तुरंत बाद देखो प्रेपोजिशन आ रहा है। मैंने कहा था कि वर्ब के तुरंत बाद अगर प्रेपोजिशन आ जाए तो उसका पूरा भाग एडवर्बियल होगा। तो ये देखो ये एडवर्बियल। अब ये पूछ ले कि गो कौन सी वर्ब है, तो बता देना इनट्रांजिटिव वर्ब है। कौन सी वर्ब है, इनट्रांजिटिव वर्ब है। आई बात समझ में, बस तो ये ध्यान रखना है। बचपन के अंदर मैं जब 7वीं 8वीं में पढ़ता था ना, तो हमारे सामाजिक पढ़ाने वाले जो सर थे वही हमको इंग्लिश पढ़ा दिया करते थे पासबुक देख करके। तो मैं तो भाई एड़ी स्कूल में पढ़ी उड़ा, गवर्नमेंट स्कूल में, जटे संस्कृत वाला ही हिंदी पढ़ा रिया है, हिंदी वाला ही आपने गणित पढ़ा रिया है। और हमारे यहाँ पर तो माने आटे तो सामाजिक वाला टीचर जो हा वे पासबुक देखने माने इंग्लिश पढ़ावता। तो माने कहीं 8 पीरियड थो इंग्लिश रो, तो वे सर आवता बैठता बोर्ड बता ओ सेंटेंस लिख देता, आई गो टू स्कूल। पच माने कहता कि जो बच्चा सबसे पहले इसका पैसिव वॉइस बनाएगा उसको मैं पहले घर भेजूंगा। 8वें पीरियड में यही होता था, पहले घर भेजूंगा। तो अब मैं लोग सब नहीं बैठा बैठा बनाने की कोशिश करता, चेक करावता कि मना डंडा न्यारा पड़ता 2-2 हाथ में। तो मैं परेशान, हताश, और पूरे साल डंडा खाया, घरे बेगा गया ही कोई नहीं गियो। लेकिन बाद में जब मैंने पढ़ना शुरू किया और ढंग से जाना, तो पता चला कि भैया वो जो सामाजिक वाले सर हमारे ये सेंटेंस लिख कर जाते थे ना, आई गो टू स्कूल, इसका पैसिव क्यों नहीं बनता। इसका पैसिव इसलिए नहीं बनता मेरे दोस्त, क्योंकि इनट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव वॉइस नहीं बनता। इनट्रांजिटिव वर्ब का कभी भी पैसिव नहीं बनता, ध्यान रखना। इस वर्ब से पैसिव वॉइस नहीं बनाई जाती, नहीं बनाई जाती। तो इसका पैसिव वॉइस इसलिए नहीं बनता, क्यों नहीं बनता, क्योंकि ये इनट्रांजिटिव वर्ब है। और इनट्रांजिटिव वर्ब जो होती है ना, वो अपने बाद ऑब्जेक्ट को पैदा नहीं करती। जब ऑब्जेक्ट ही नहीं होगा तो पैसिव वॉइस किसका बनाओगे, क्योंकि पैसिव वॉइस में तो ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है। तो इनट्रांजिटिव वर्ब की एक और खासियत है कि इससे एक्टिव वॉइस तो बना सकते हो, लेकिन इससे पैसिव वॉइस नहीं बना सकते तुम। तो ये आई गो टू स्कूल, ये एक्टिव वॉइस तो बन गया, लेकिन अगर कोई कह दे कि इसका पैसिव वॉइस बनाओ तो नहीं बनेगा, क्योंकि इनट्रांजिटिव वर्ब से पैसिव वॉइस नहीं बनाई जाती। उसका कारण यह है क्योंकि इनट्रांजिटिव वर्ब अपने बाद में ऑब्जेक्ट प्रस्तुत नहीं करती, और बिना ऑब्जेक्ट का आप पैसिव वॉइस नहीं बना सकते मेरे भाई। और भी कई सारी ऐसी अलग अलग जानकारियां हैं वर्ब से रिलेटेड, क्योंकि अभी तो पिक्चर शुरू हुई है और इसका पार्ट 2 देखना मत भूलना, क्योंकि धुरंधर का पार्ट 1 देख करके आपको धुरंधर के पार्ट 2 का इंतजार है ना, वैसे ही वर्ब का ये पहला पार्ट आप लोग अच्छे से समझना, सीखना। और मैं कल ही आपके बीच में इसका दूसरा पार्ट लेकर आऊंगा, जहां मैं वर्ब के और कई सारे अतरंगी हिस्से आपके साथ में साझा करूंगा। तो आज के लिए इतना ही, कल हम मिलेंगे टाइप 4 के साथ, जहां वर्ब को हम और बड़े स्केल पर पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।